हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 रीढ़ की हड्डी, जिस एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इस एकांकी के तीसरे भाग को करेंगे तथा इस एकांकी को आगे लेकर चलेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जहाँ पे अपने वाक्यों के साथ विराम दिया था, वीडियो को कुछ इस तरह का था कि रामस्वरूप जी शंकर की तरफ मुखातिब होकर पूछते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। तो शंकर पूछता है किस मामले में। तो फिर रामस्वरूप जी पूछते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो उनके इस प्रश्न में ही गोपाल प्रसाद बीच में टोकते हुए बोलता है। तो हम यहाँ से अपने वीडियो को प्रारंभ करेंगे। बीच में ही गोपाल प्रसाद टोकते हुए बोलता है, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। एक शब्द है यहाँ पे निहायत, यानी कि अत्यधिक ज़रूरी है। यहाँ पे वह कहता है कि खूबसूरती यानी लड़की का खूबसूरत होना बहुत ही ज़रूरी है। और जायचा का अर्थ होता है जन्मपत्र, जो कि लिखा हुआ है। बहुत कोई इसे कुंडली बोलते हैं, जन्मपत्रिका कहते हैं। तो उसके बाद फिर प्रश्न आता है कि जायचा तो मिल ही गया होगा। ये प्रश्न कौन करता है? गोपाल प्रसाद करता है। तो इस पर रामस्वरूप का जवाब होता है कि जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी यानी कि प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में अगर कुंडली को रख दिया गया तो सोचिए कि खुद ब खुद यानी अपने आप कुंडली मिल ही जाएगी। तो शंकर भी हंसता है। इनकी बातों को सुनते हुए शंकर हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। इन बातों को सुनते हुए, रामस्वरूप की बातों को सुनते हुए कौन गंभीर हो जाता है? तो गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। यहाँ पे एक शब्द आया है सिलाई पुराई, का अर्थ होता है, ये युग्म शब्द है। तो ये किसका सोच है कि लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं, सिलाई पुराई आए बस उतना ही काफ़ी है, यह कहता है गोपाल प्रसाद। तो इस पर रामस्वरूप हाँ 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 करते हुए मेज को एक तरफ सरका देते हैं। फिर अंदर के हम देखेंगे, अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से। फिर रामस्वरूप जहाँ पे बैठा हुआ है, अंदर जो एक दरवाज़ा है उसकी तरफ चेहरा को घुमाते हुए वह जोर से चिल्लाता है कि अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। और फिर यहाँ पे उमा फिर आती है और वह उमा पान की प्लेट लेकर आती है और पान की प्लेट जो है अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है। उस समय उसका जो चेहरा होता है वो ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। ये सुनहरी रिम वाला चश्मा किसका दिखता है? तो उमा के चेहरे पर। बाप बेटे चौंक उठते हैं ये देखकर कि उमा ने चश्मा पहना है। यह देखकर दोनों बाप बेटे चौंक उठते हैं और दोनों एक साथ, गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोल उठते हैं चश्मा। ये दोनों के मन के भाव होते हैं, आश्चर्य का भाव होता है, दोनों एक साथ बोलते हैं चश्मा। इस पर रामस्वरूप जरा सकपकाकर यानी संकोच और शंका दुविधा में भरते हुए वह सकपकाकर बोलता है, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए इसे लगाना पड़ रहा है। ऐसा कौन बोलता है?
रामस्वरूप बोलता है कि इसकी आंखें पिछले महीने दुखने लगी थी, जिसकी वजह से इसे कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद उसके इस वाक्य पे प्रश्न करता है। पढ़ाई वढ़ाई का वजह से तो नहीं है कुछ, यानी कि ये जो चश्मा उसने पहना है पढ़ाई की वजह से तो नहीं पहना है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करती है जिसकी वजह से इसकी आंखों में चश्मा लग गया। तो फिर इस पर रामस्वरूप का क्या जवाब होता है? रामस्वरूप: नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। अर्ज किया यानी कि आपको बताया है ना। अर्ज करना अर्थात बताना। गोपाल प्रसाद: संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में उनकी इन बातों को सुनते हुए, यानी कि थोड़ा सा गोपाल प्रसाद को यहाँ पे थोड़ा सा संतोष हुआ, संतुष्टि हुआ यह सुन के कि ये जो चश्मा उसकी पुत्री ने पहना है वह पढ़ाई की वजह से नहीं, उसकी आँखों में दर्द की वजह से पहना है। यह सुनकर वो थोड़ा संतुष्ट होता है और कोमल स्वर में बोलता है, फिर बैठो बेटी। तो रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा, इसके गोपाल प्रसाद के बोलने पर वो भी बोलता है, रामस्वरूप भी बोलता है, वहाँ बैठ जाओ उमा उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। यहाँ एक और युग्म शब्द आया है, बाजे वाजे। फिर गोपाल प्रसाद उमा बैठती है, अपने बाजे के पास बैठती है, अपने उस तख्त पर। गोपाल प्रसाद: चाल में तो कुछ खराबी नहीं है। उमा की चाल को देखते हुए गोपाल प्रसाद क्या बोलता है कि चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे में भी छवि है। छवि है यानी आकर्षक है, तेज है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। गाना बजाना यह भी युग्म शब्द है। तो इस पर गोपाल प्रसाद प्रश्न करता है उमा से कि कुछ गाना बजाना भी सीखा है क्या तुमने? रामस्वरूप: जी हाँ, सितार और बाजा भी। इस पर जवाब देता है रामस्वरूप। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। एकाध यानी एक, तो एक गीत सुना दो सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन। मीरा का मशहूर जो भजन है कौन सा? मेरे तो गिरधर गोपाल, यह गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। यहाँ पे एक शब्द आया है झेपती, यानी शर्माती हुई आंखों से मिल जाती है। किसकी आंखें? तो उमा की आंखें शंकर की आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती, यानी वो गाते गाते अचानक रुक जाती है। फिर क्या होता है? रामस्वरूप: क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद: नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। इस पर गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को टोकते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, रहने दीजिए, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद: अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप: थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है उनकी बातों को सुनकर। गोपाल प्रसाद उमा से: तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? इस पर गोपाल प्रसाद प्रश्न करता है कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? तो फिर उमा चुप। रामस्वरूप: हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर, एक बार मैं कुछ लाइनों को, कुछ पंक्तियों को रिपीट करना चाहूँगी। गोपाल प्रसाद: अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप: थोड़ा और बैठो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से: तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। उसके इस प्रश्न पर उमा चुप हो जाती है। रामस्वरूप तब जवाब देता है, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर, हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे और हमारा जो आज का यह वीडियो है, हमने यहाँ तक जाना कि उमा आती है। उमा को देखते के साथ जो गोपाल प्रसाद है ये प्रश्न करता है कि संतुष्टि जताता है कि
पहला जो उसका प्रश्न होता है वो उसके चश्मा को देख के बहुत जो चश्मा उमा ने पहना रहता है उसको देख के बहुत आश्चर्य होता है। दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं कि लड़की ने जो चश्मा पहना है कहीं इसका वजह पढ़ाई तो नहीं है। उसके बाद फिर अपना जो वो मन की बात को रखता है कि इसकी चाल वाल तो अच्छी है, चेहरे में आकर्षण भी है, ये बोलता है। फिर उसको बैठने के लिए कहता है, उसको वाद्य यंत्रों के साथ कुछ सुनाने को कहता है, एक आध गीत गाने को कहता है। तो उसने उमा ने मीरा की मशहूर भजन भी सुनाई। उसके बाद जो गोपाल प्रसाद प्रश्न करता है कि तुमने कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, तो उसके इस प्रश्न में उमा चुप रहती है, कुछ भी जवाब नहीं देती। इस पर रामस्वरूप बोलता है, उमा के चुप रहने पर रामस्वरूप बोलता है, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर, बस यहीं पे हम लोग आज के इस वीडियो को विराम देंगे कि आगे क्या बताना चाह रहा है रामस्वरूप पेंटिंग के संदर्भ में। तो हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न है वह है, आपको यह जो कृति नंबर 2 है आकलन कृति, इसको आपको बताना है। पहला, गलत वाक्यों को सही करके फिर से लिखिए, यानी कि जो ये वाक्य है वो गलत है, आपको सही करने हैं। क्या सही करने हैं? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ ठहरेंगे। ये अगर सही है तो सही है, अगर गलत है तो फिर आपको सही वाली लिखनी है। दूसरा है, सुना है सरकार अब ज़्यादा ज़मीन खरीदने वाले पर टैक्स लगाएगी। क्या ये सही वाक्य है? अगर सही है तो आप सोचिए, और अगर गलत है तो इसको सही कीजिए। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, घटना के अनुसार वाक्यों को उचित क्रम से लगाना सीखिए, यानी कि जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं ये क्रम अनुसार नहीं है, यानी एक के बाद एक जो घटना घटती है, जो वाक्य आते हैं वो नहीं है, आगे पीछे है, उसको आपको अरेंज करना है, आपको कतार लगानी है, क्रम में बनाना है। तो आपको ये 4 जो है वाक्य उनको सही कतार में लगाइए, क्रम में लगाइए। और यही आज के वीडियो के माध्यम से 2 प्रश्न है, तो कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इस एकांकी को आगे लेके चलेंगे, आगे की वीडियो को डिस्कस करेंगे, आगे की कहानी को जानेंगे। तब तक धन्यवाद।